नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है वो है सजनी कृष्णा मर्डर केस के बारे में। ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रू अफेयर्स। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले सजनी के बारे में जानेंगे। सजनी की फैमिली के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सजनी 26 साल की एक महिला थी। ठीक है। जो एक बैंक में जॉब करती थी एज ए बैंक मैनेजर। ठीक है। इनके पति का नाम था तरुण। ठीक है। और तरुण एक पीटीआई टीचर था इन अहमदाबाद में। ठीक है। अहमदाबाद में एक पीटीआई टीचर था। और तरुण की माँ थी अनम्मा। और तरुण का एक भाई था, नाम इनका पता नहीं क्या था। ठीक है। और जो सजनी थी ना, सजनी के पेरेंट्स थे, इनके पिताजी का नाम था ओके कृष्णन। ठीक है। माता जी का पता नहीं है भाई। ये सजनी के बारे में जान लिया, सजनी की फैमिली के बारे में जान लिया, थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लिया। ठीक है। और अब जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है, हम क्यों इस केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं, हम क्यों इस केस के बारे में जान रहे हैं। ठीक है। तो तारीख थी 14 फरवरी 2003। 14 फरवरी 2003। जगह थी अहमदाबाद। ठीक है। तो एक घर था अहमदाबाद में। ठीक है। वहाँ पर सारा सामान बिखरा पड़ा था और सजनी की किसी ने गला घोट कर हत्या कर दी थी। उसी के दुपट्टे से उसका गला घोट दिया था। ठीक है। पूरा मामला देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि घर में लूटपाट हुई है। और सजनी का जो पति था वो भी वहाँ बैठा बैठा रो रहा था, मतलब ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा था। ठीक है। सजनी के बारे में जान लिया, आखिर हुआ क्या है ये जान लिया। ठीक है। अब जानते हैं कि आखिर इस घटना को अंजाम दिया किसने। ठीक है। तो इस घटना को अंजाम दिया सजनी के पति तरुण ने। ये तरुण को कैसे पकड़ा गया, तरुण का नाम कैसे आया, ये हम पूरे जब इस केस की पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हमने ये पता कर लिया कि सजनी की फैमिली में कौन है, उसके साथ क्या हुआ और ये सब किसने किया। ठीक है। अब तरुण ने ये किया क्यों, अब ये जानते हैं। साल 2002 इन दोनों की शादी होती है, तरुण की और सजनी की। तरुण ने घर वालों के दबाव में ये शादी की थी क्योंकि तरुण का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। वो इस शादी से खुश नहीं था, ना ही ये शादी करना चाहता था। ठीक है। किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा था, वो उसी से शादी करना चाहता था। और उसने अपनी जो उसकी प्रेमिका थी उसको ये बोल रखा था। शादी होने के बाद जब तरुण की और सजनी की शादी हो गई थी तब तरुण ने अपनी गर्लफ्रेंड को वादा किया कि मैं तुम्हें एक वैलेंटाइन डे पर बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा। ठीक है। ये नहीं बताया कि वो क्या देगा। ठीक है। और ये गिफ्ट क्या था ये हम आगे जानेंगे। आइए अब जानते हैं कि तरुण ने ये सब किया कैसे। 14 फरवरी 2003 को तरुण अपने अपार्टमेंट में आया। वहाँ पर उसकी वाइफ काम कर रही थी, तो उसी के दुपट्टे से तरुण ने सजनी की गला घोंट कर हत्या कर दी। ठीक है। और घर का सारा सामान बिखेर दिया कि लोगों को ऐसा लगे कि घर में लूटपाट हुई है। और ये सब करने के बाद तरुण ने अपने ससुर को कॉल की। उसने मतलब ये सारी कहानी ऐसे बताई कि किसी को शक ना हो। उसने बताया कि मैं घर पे आया, घर पे देखा कि सजनी की हत्या हो रखी है, सजनी को किसी ने मार दिया है और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। ठीक है। देन उसके ससुर ने पुलिस को कॉल की और साथ ही तरुण ने भी पुलिस को कॉल की। ठीक है। पुलिस वहाँ पे आई, पुलिस ने देखा कि सारा सामान घर का बिखरा हुआ है। ठीक है। और तरुण लाश के पास बैठा रो रहा है, साथ में उसके ससुर जी भी वहाँ पे आ गई थी। ठीक है। जब पुलिस वहाँ पे आई तो पुलिस अपने साथ सर्चिंग डॉग लेकर आई थी। वे डॉग बार बार तरुण के पास आ रहे थे। ठीक है। पुलिस को भी शक हो रहा था कि ये डॉग इसके पास क्यों जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम वो काफ़ी सदमे में था, काफ़ी रो रहा था, काफ़ी ओवर एक्टिंग कर रहा था। तो पुलिस ने सोचा एक दो दिन बाद उसे पूछताछ करेंगे। ठीक है। तो इस सदमे के चलते पुलिस ने तरुण को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। ठीक है। असली कहानी अब शुरू होती है। अगले दिन अस्पताल से ही तरुण गायब हो गया। 15 फरवरी 2003 को तरुण गायब हो गया क्योंकि तरुण को ये लगा कि पुलिस कैसे न कैसे करके उसे पकड़ लेगी। तो तरुण 15 फरवरी 2003 को ही सीधा अस्पताल से ही गायब हो गया। ठीक है। तो अस्पताल से गायब होते ही अब पुलिस को भी शक हो गया था और सजनी के पेरेंट्स जो सजनी के पिताजी थे उन्हें भी शक हो गया कि शायद ये हत्या तरुण ने ही की है, इसीलिए वो यहाँ से भाग गया डर के मारे। ठीक है। तो पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ऐसे 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए और धीरे धीरे करके 6 साल इस केस को हो गए, लेकिन पुलिस तरुण को नहीं ढूंढ पाई। ठीक है। अब आता साल 2006। ठीक है। सजनी के पिता ओके कृष्णन सीएम हाउस जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं और ये सारी कहानी बताई। ठीक है। इन्होंने ये सारी कहानी सुनी और ये ऑर्डर दिया इस केस को दोबारा से रीओपन करने का। ठीक है। अब 2006 में
ये फाइल दोबारा से रीओपन होती है और इसकी जिम्मेवारी दी जाती है AK शर्मा को, ठीक है, जो ज्वाइंट कमिश्नर थे। अब इन्होंने अपनी टीम तरुण को ढूंढने के लिए लगाई और साथ में 1 लाख का इनाम भी रखवा दिया, ठीक है। लेकिन ये आइडिया भी काम नहीं कर पाया। अब धीरे धीरे 6 साल और बीत गए, ठीक है। अब साल आता है 2012। 2012 तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद इस केस की जिम्मेवारी दी DCP बदरान जी को। DCP बदरान जी ने अपनी पहली प्रायोरिटी रखी कि कैसे भी करके तरुण को ढूंढना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इनकी टीम ने 1 लाख मोबाइल नंबरों की जांच की और उनकी कॉल डिटेल्स चेक की, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब तरुण की माँ थी अनम्मा और तरुण का भाई था, ठीक है। इन दोनों की कॉल डिटेल्स पर स्पेशल निगरानी थी पुलिस की, लेकिन यहाँ से भी कोई इनपुट नहीं मिल रहा था, ठीक है। लेकिन एक दिन अचानक से अनम्मा के पास एक कॉल आती है एक लैंडलाइन नंबर से। पुलिस ने तुरंत इस नंबर की डिटेल निकाली और ये नंबर मिला ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी बेंगलोर में उसका, ठीक है। पुलिस तुरंत वहाँ पे गई और जितने भी एम्प्लॉय इस कंपनी में काम करते थे उन सभी का डाटा वेरीफाई किया। यहाँ पर टोटल 35,000 एम्प्लॉय थे, इन सभी का डाटा वेरीफाई किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तरुण नाम का कोई भी एम्प्लॉय नहीं मिला, ठीक है। अब पुलिस ने एक आइडिया और निकाला। DCP भद्रान जी की टीम ने तरुण का एक पुराना फोटो निकाला, ठीक है, और वो फोटो लेके वो कंपनी के आसपास घूमने लगे और जितने भी एम्प्लॉय आ रहे थे उनसे पूछताछ कर रहे थे कि आपने इस इंसान को इस कंपनी में देखा या कहीं और देखा है। तो एक शख्स ने तरुण को पहचान लिया और कहा कि हाँ, इस शख्स को मैंने कंपनी में देखा है, ठीक है। तो पुलिस कंपनी में गई और रिसेप्शन पे बात की। अब जो फोटो में इंसान था वो उस ओरेकल कंपनी में जॉब तो कर रहा था, लेकिन तरुण नाम से नहीं, वो जॉब कर रहा था परवीन भटेले नाम से, ठीक है। मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रखी थी। अब पुलिस को ये तो पता चल गया था कि हाँ, तरुण ही परवीन भटेले है जो यहाँ पे जॉब कर रहा है। अब पुलिस तरुण से ज़्यादा दूर नहीं थी, ठीक है। अब पुलिस ने एक प्लान बनाया, ठीक है। अब पुलिस ने कहा कि अगर ज़्यादा लोग कंपनी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं तरुण को पता चल जाएगा और वो वहाँ से भाग जाएगा। तो सिर्फ एक इंसान जाएगा, एक पुलिस वाला जाएगा, वो भी सिविल ड्रेस में, और पूरी कन्फर्मेशन के बाद वो अपनी टीम को बताएगा और टीम वहाँ जाएगी और उसे गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है। तो इंस्पेक्टर अनिल चौधरी कंपनी के अंदर गए, ठीक है। अब ये तो पता चल गया था कि तरुण कौन सी कैबिन में बैठा है, ठीक है। तो अनिल चौधरी जी सीधा तरुण की कैबिन में गए और वहाँ जाते ही अनिल जी ने कहा कि और तरुण क्या हाल है, और ये कहते ही तरुण के होश उड़ गए थे, क्योंकि 15 साल में किसी ने उसे तरुण नाम से पुकारा था, ठीक है। अनिल जी ने तुरंत अपनी टीम को कॉल की और कन्फर्मेशन दी कि हाँ, तरुण मिल गया है। और 15 साल बाद 25 अक्टूबर 2018 को पुलिस ने तरुण को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। अब शुरू होती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पुलिस को भी ये पता करना था कि आखिर 15 साल तक तरुण कहाँ था, और तरुण को भी ये पता करना था आखिर उन्होंने तरुण को ढूंढा कैसे। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से तरुण से पूछताछ शुरू की। तो तरुण ने बताया कि मर्डर करने के बाद जो वो मेडिकल में एडमिट था वहाँ से सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया, ठीक है। और उसने सारी कहानी बताई कि उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया है और यही उसके लिए वो वैलेंटाइन डे का गिफ्ट था जो वो अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहता था। लेकिन जैसे ही गर्लफ्रेंड ने बात सुनी कि उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया है, तो उसने शादी करने से साफ मना कर दिया कि वो किसी कातिल से शादी नहीं करेगी। इसके बाद वो एक दोस्त के पास गया जो कॉलेज के टाइम उसका एक जूनियर था, ठीक है, जिसका नाम था परवीन भटेले। तो तरुण ने परवीन से कहा कि यार, मेरा बिजनेस में लॉस हो गया है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, अगर कोई काम हो तो मेरे को बता दो, ठीक है। तो इसके दोस्त ने, परवीन ने, उसे अपनी ही एक कोचिंग में एज ए इंग्लिश टीचर रख लिया, ठीक है। तो कई दिनों तक परवीन के पास ही जॉब करता रहा। अब नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई थी कि वो परवीन के साथ ही रहने लग गया, उसके पर्सनल कंप्यूटर को यूज़ करने लग गया, ठीक है। तो एक दिन उसने क्या किया कि परवीन के सारे डॉक्यूमेंट अपने फ़ोन में सेंड किए और वहाँ से उन्हें फर्जी डॉक्यूमेंट में बदल दिया। मतलब नाम और डिटेल्स सभी उसी की थी, लेकिन फ़ोटो परवीन की जगह तरुण का लगा दिया, ठीक है। तो उन फर्जी दस्तावेजों के बलबूते उसने बेंगलुरु में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और वो वहाँ पर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और उसका लगभग 20 से 22 लाख का पैकेज लग भी गया, ठीक है। और वहीं पर वो परवीन भटेले बनकर रहने लग गया। अब उसने एक निशा परवीन नाम की लड़की से शादी की, ठीक है, और दोनों बेंगलोर में ही रहने लग गए और इनके 2 बच्चे हुए, ठीक है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तरुण के बारे में तो सब पता चल गया था, ठीक है। अब बारी आती है निशा परवीन की। अब पुलिस निशा परवीन से पूछताछ करती है। तो निशा ने बताया कि
स्टार्टिंग में जब हमारी मुलाकात हुई तो इन्होंने अपना नाम प्रवीण ही बताया। मुझे आज तक नहीं पता कि इनका नाम तरुण है। इन्होंने शुरू में कहा कि मेरे माता पिता की डेथ हो चुकी है, मेरा और कोई नहीं है। और धीरे धीरे हमारी मुलाकात होने लग गई और फिर हमने शादी कर ली। ठीक है, तो निशा से भी इसने झूठ बोलकर ही शादी की थी। फिलहाल क्या चल रहा है, फिलहाल तरुण जेल में है। ठीक है, ये बार बार बेल के लिए अप्लाई करता है और वो रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, अगर इस कहानी में सजनी और तरुण दोनों खुश होते। ठीक है, अब तरुण ने दबाव में शादी की थी। ठीक है, अगर ये दबाव न होता तो शायद ये कहानी हम नहीं सुन रहे होते। ठीक है दोस्तों, एक सलाह मैं भी आपको देना चाहूँगा कि जब भी आप शादी करो या अपने किसी पार्टनर को ढूंढो तो सबसे पहले, क्योंकि आपको 1 या 2 साल तो रहना नहीं है, पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहना है। ठीक है, तो आप लड़की हो या लड़का हो तो अपने पार्टनर को ढूंढो तो पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेना, उनकी फैमिली के बारे में पता कर लेना। कुल मिला के ये है कि आपके विचार मिलने चाहिए। ठीक है, शादी का मतलब ये नहीं है कि आपको बस 1 2 3 साल ही रहना है। शादी का मतलब है हर सुख दुख में आपको साथ रहना है। ठीक है, कभी आपको नाराज़गी होगी, कभी उनको नाराज़गी होगी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना था, क्योंकि आज के टाइम में हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।